नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं विषय भूगोल मानवीय अधिवास। आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम मानवीय अधिवास के जो पहलू है प्रमुख, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम भारत और ब्राज़ील की नगरीय तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पाठ में वीडियो में हमने ब्राज़ील और भारत के अधिवास वितरण की तुलना करी थी। फिर भी हम थोड़ा पूर्व ज्ञान भी ताज़ा करेंगे। एक ग्राम्य अधिवास विरल प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जैसे नगरीकरण, तो नगरीकरण का अर्थ ये है कि ग्राम्य विस्तार विकसित होते जाते हैं और उसका परिवर्तन नगरों में होता है। जैसे कि कृषि प्रगति, औद्योगिक विकास, शिक्षा का प्रसार, परिवहन सुविधाओं का विकास, शैक्षणिक सुविधा की उपलब्धता आदि कारणों से ग्राम्य विस्तार में विकास और जनसंख्या अधिक एक जगह निवास करने लग जाती है, तब उस क्षेत्र का गांव का शहर बन जाता है। और करीब करीब भारत अथवा ब्राज़ील के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि 10 लाख से ऊपर, यानी 10 लाख से 40 लाख तक जो शहर हैं वो बस्ती वाले क्षेत्र को शहर कहा जाता है। ठीक है, तो 10 लाख से 40 लाख के बीच वाली जनसंख्या वाले क्षेत्र को शहर कहा जाता है। ऐसे भारत में 53 यानी 53 शहर हैं और कुछ शहर बड़े होते हैं। उसका कारण क्या होता है? तो वहाँ पर औद्योगिक केंद्रीकरण होता है, शिक्षा का केंद्रीकरण होता है और अनुकूल जलवायु होती है। इसके कारण ये अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। तो भारत में और ब्राज़ील में के शहरों में कितने लोग, कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण निश्चित किया जाता है। शहरीकरण का सीधा साधा अर्थ है कि लोग शहर की तरफ आकर्षित होते हैं और रहने लग जाते हैं, उसको शहरीकरण कहते हैं। देखिए, कुछ भारत में ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर नगरीकरण कम हुआ है। यहाँ पर राजस्थान का एक भाग, यानी राजस्थान का विस्तार प्रदेश दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, पहाड़ी प्रदेश है भारत के, जो अपने यहाँ पर हिमालय के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम की तरफ का पहाड़ी प्रदेश है। ये भारत के नगरीकरण की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, हम पिछले 60 साल का ये अनुमान लगाएंगे कि भारत में नगरीकरण का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो ये अपने बहुत ही पहले ज़माने के भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसका इतिहास आपने पढ़ा होगा, प्राचीन है और प्राचीन काल में जो संस्कृतियाँ पनपी, विकसी और नदी के किनारे पर, तो ये एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इंद्रप्रस्थ, उज्जैन जैसे जैसे बड़े बड़े शहर, नगर जिसको कहते हैं, वो जमाने के राजाओं के, महाराजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए, ये भारत नगरीकरण, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शुरुआत में 1961 से 1971 के, कहने का मतलब ये नगरीकरण का जो 10-10 वर्ष का जो फासला है
उसमें कितना प्रतिशत नगरीकरण हुआ। देखिए तो पहले 1961 में कितना प्रतिशत है, तो 18% है। 71 में 18.2, यानी को बहुत ही कम धीमी गति से वृद्धि हुई है नगरीकरण में। आप ये देखने, ग्राफ का उद्देश्य ये है कि प्रति 10 वर्ष के फासले में कितनी प्रतिशत प्रगति हुई है, नगरीकरण में वृद्धि हुई है। देखो पहले 18%, 18.2, फिर 23.5, तो 10-10 वर्ष में आप गिन सकते हैं कि 18.2 है और 23.5 है, तो कितनी हुई, तो 5.1%। फिर उसके और अधिक कहाँ हुई है, तो अधिक 2011 में हुई है। 2011 में भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, तो 31%, 31.2। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में 100 में से 31.2% लोग शहरों में निवास करते हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपका पाठ्य पुस्तक आपके पास है, 48 पेज पर निकालिए, देखिए तो आप देख सकते हैं तालिका में कि नगरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत कौन से प्रदेशों में कम है, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, वहाँ पर नगरीकरण का जो प्रतिशत है कम है। तो वो लोग कहाँ रहते हैं, तो गाँवों में रहते हैं। उसको प्रकीर्ण अथवा बिखरी हुई जनसंख्या कहते अथवा तो विरल जनसंख्या का क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा 21 से 40 में कौन से राज्य आ रहे हैं भारत में, मेघालय, उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक में भी देखिए, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश 21 से 40% में। फिर 40 के ऊपर 40 से 60 में गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, केरल, तमिलनाडु और मिजोरम। उसके बाद 61 से 80 में जो अधिक नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या जो है, गोवा, पुदुचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप। और 80 से 100 तो ऐसे बड़े बड़े शहर है भारत में, तो चंडीगढ़ है, भारत की राजधानी है, दिल्ली है, एनसीटी कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम जान सकते हैं, पाठ्यपुस्तक में भी है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत में राज्य के अनुसार जो मानचित्र दिया हुआ है, तो आप मानचित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि मानचित्र में ये सूची के आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा राज्य आपको मानचित्र में अधिक जनसंख्या वाला राज्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह की सूची में देखिए, यहाँ पर सूची बताई है, सूची में देखिए कि अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो अथवा तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्व दिशा में अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको दिखाई दे रहा असम, पूर्व में असम, और उत्तर में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से अथवा तो ऐसा भी पूछा जाता है कि 61 से 80% नगर जनसंख्या वाले दक्षिण का राज्य, तो दक्षिण का राज्य कौन है, एकदम केरला और तमिलनाडु। तो आपको मालूम है मानचित्र का पठन, मानचित्र से आपने बहुत मित्रता की है और भी करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। और आगे हम भारत और ब्राजील के नगरीकरण के जानकारी और अधिक प्राप्त करेंगे अपने पाठ्यपुस्तक के आधार पर। आप देखिए अब हम क्या देखेंगे, तो ब्राजील और भारत की तुलनात्मक नगरीकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए तुलनात्मक में यहाँ पर दिया है कि पहले ये देखेंगे भारत का नगरीकरण, केंद्रित तथा सघन अधिवास हो। तो भारत में उत्तर भारतीय मैदान, पूर्वी तट, नर्मदा का मैदान, विंध्य का पठार तथा कृषि के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद सामने तुलना में पूर्व तथा ब्राजील में पूर्वी तथा दक्षिणी तटवर्ती प्रदेश। आपको मालूम है ब्राजील में पूर्वी तटवर्ती प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो
तो ब्राजील में जो दक्षिणी अटलांटिक और उत्तर अटलांटिक सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला दक्षिण अटलांटिक के किनार पट्टी बोलते हैं उसको, किनार पट्टी। दूसरा मुद्दा है कि विरल बिखरे हुए प्रकीर्ण, तो भारत में मध्य भारत का वन से आच्छादित वनाच्छादित राजस्थान का पश्चिमी भाग जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं, और दक्षिण भाग भी जो कच्छ और गुजरात का भाग आता है, और हिमालय के ढाल पहाड़ी प्रदेश, जम्मू कश्मीर, खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेश ब्राजील में कहाँ पाया जाएगा? तो ब्राजील में उत्तर पूर्वी भाग की उत्तर उच्च भूमि और उसका प्रदेश अमेजन नदी का मैदान, अमेजन नदी के मैदान में जनसंख्या विरल है, दुर्गम प्रदेश है, प्रतिकूल जलवायु है। अब ब्राजील के नगरीकरण की बात कर लेंगे, क्योंकि तुलनात्मक अभ्यास में ब्राजील को भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ब्राजील में अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक के 49 पेज पर 49 पेज पर आइए और देखिए अधिक केंद्रीकरण। उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको 47 पर दिया हुआ है कि साओ पाउलो एक शहर है और नीचे अमेजन नदी के मैदान है। तो मैदान में बस्ती नहीं दिख रही होंगी आपको, दिख रही क्या? अंदर जंगल के अंदर दिख रहा क्या? कोई झोपड़े वोपड़े नहीं दिख रहे। नदी की एक धारा दिख रही है, अलग कुदरती कलात्मकता जैसी प्राकृतिक सौंदर्य बिखरती हुई, और एक तरफ मानव ने जो निर्मित करी है नई संस्कृति जिसको बोलते हैं शहरी संस्कृति का आपको उदाहरण दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में सैटेलाइट से लिए हुए जो चित्र हैं वो आपको सीधा पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ऐसा पता चल जाएगा कि ये जो केंद्रीय अधिवास है, दूसरा 7.1 और 7.1 ये भारत का है, और दूसरा बाजू में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो ब्राजील का है। तो एक नदी जैसा दिखाई दे रहा है वो अमेजन नदी, वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, और 7.2 है साओ पाउलो, ये अधिक जनसंख्या वाला ब्राजील का शहर है जहाँ पर जनसंख्या अथवा तो अधिवास केंद्रित है। आप देख सकते हैं ये ब्राजील का मानचित्र है, रंग पद्धति से बनाया हुआ। इसकी जो आप सूची देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी ब्राजील का भी मानचित्र पूछा जा सकता है कि बताइए ये मानचित्र का निरीक्षण करके कि ब्राजील में कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रमाण प्रतिशत अधिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पाठ्यपुस्तक में भी ये है, 50 पेज ऊपर देखिए मानचित्र कलर वाला। साओ पाउलो राज्य है, रियो डी जेनेरो है, एस्पिरिटो सांतो है, उसके बाद गोइसास है, ब्राजीलिया है ना। तो ये आपको थोड़ा रटना है, माटो ग्रासो, और ये सभी आपको देखना है। कुछ मानो कि 71 से 80% जनसंख्या वाला, तो आपको 71 से 80 वाला भी ढूंढना है। अमेजोनास है, रोराइमा है, मैनोस है, अमापा है, ऐसा देखना है आपको, टोकाइंटिन्स ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको शहर का मैं सुंदर दृश्य दिखाना चाहता हूँ। मुझे भी खुशी होती है आपको ऐसे ऐसे जो ब्राजील और भारत के दृश्य दिखाते हैं। नगरीकरण का अर्थ और परिभाषा, नगरीकरण का अर्थ और परिभाषा आपको मालूम है कि सुविधा और समृद्धि और ग्राम्य विस्तारों में से लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ जो दैनंदिन जीवन तथा अनुकूल जलवायु, उद्योग, साओ पाउलो में खनिज उद्योग, बिजली का अखंडित प्रवाह, ये पूरा आपको दिखाई देता है कि जिसके परिणाम स्वरूप ये पूर्वी तट है ब्राजील का, दक्षिण पूर्वी तट में कृषि उद्योग विकास के कारण अधिवासियों का विकास पाया गया है। यही कारण है ब्राजील के अधिवास का पूर्वी तट पर केंद्रीकरण होने का। कभी कभी पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कि आपके पाठ्यपुस्तक में 49 पर एक ऐसा सारणी दिया है जिसके ऊपर लिखा है ब्राजील नगरीय
जनसंख्या का प्रतिशत, तो 1900, मैं जरा जूम करके बताता आपको, 1960 में कितना है, तो एक बात सीधी तुलना करना है, भारत से ब्राजील में नगरीकरण का प्रतिशत अधिक है, बहुत अधिक है। भारत अभी अभी 31.2% पर पहुंचा है और ब्राजील आज से 60 साल 70 साल पहले 1960 में 47.1 मतलब 47.1% था, और 10-10 साल के फासले में देखो अपने से ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और उसके बाद भारत का 2011 में 31.2 है, ब्राजील का 2010 में 84.6 है, मतलब भारत से ब्राजील नगरीकरण में अधिक है। आज देखेंगे तो ब्राजील में 86% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो नगरीकरण, आप ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आपको परीक्षा में हो सकता है, पूछ सकते हैं, आ सकता है बोर्ड में, आप इसकी तैयारी करिए। किस तरह से ग्राफ बनाया है, इसको रेखीय ग्राफ बोलते हैं, और आपको इस ग्राफ के आधार पर बहुत ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कलरफुल, मैंने इसके पहले जो आपको दिखाया था मानचित्र कि कौन से राज्य में, तो उसका कारण है कि भारत और ब्राजील दोनों देश मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विकासशील देश है। ये याद रखो, ये हमेशा भारत और ब्राजील मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विकासशील देश है, दोनों देशों है। ठीक है, आप इसके आधार पर देखिए कि कौन से राज्य में जनसंख्या अधिक है, सर्वाधिक, तो साओ पाउलो है, सांता कैटरीना है, रियो डी जेनेरो है, इसके पहले मैं यहाँ पर बता देता ना, गोइसास है, ब्रासिलिया है। उसके बाद कम जनसंख्या वाला राज्य आप देखते हैं उत्तर में पारा, अक्रे, रोडोनिया, उसके बाद मनहास, ऐसा अनेक प्रकार के आप देख सकते हैं मानचित्र में, पिछले 50 पेजों पर देख सकते हैं। जो लाइट गुलाबी कलर है और प्याउई ऐसा है, मारनहाओ, यानी जैसे प्राणी बोलते हैं ऐसी आवाज़ निकालनी पड़ती है ना, तो करो प्रैक्टिस, वरना बोर्ड पूछा जाएगा परीक्षा में तो आपको राज्यों का नाम ही नहीं याद आएगा। हाँ, रोंडोनिया, ऐसा माटो ग्रासो डो सुल, तो ये सभी थोड़ा सा बहिया है ना, तो ये थोड़ा सा करना, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। उसके बाद देखिए अधिक जनसंख्या वाला राज्य साओ पाउलो है ना, नगर देखो साओ पाउलो, सांता कैटरीना, रियो जेनेरो, ये साओ पाउलो का, उसका कारण है कि भाई वहाँ जनसंख्या केंद्रित क्यों हुई है, तो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भागों में साओ पाउलो महानगर औद्योगिक प्रदेश है, नगरीकरण अधिक हुआ है। वृद्धि क्यों हुई है कि देश में केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ये एक ब्राजील में एक मुहिम चलाई गई है कि पश्चिम की ओर चलो। तो पश्चिम की ओर चलो मतलब कहाँ चलो, तो आप देखते हैं मानचित्र में देखिए पश्चिम भाग में कम जनसंख्या है ना, अक्रे, रोडोनियो और उसके बाद माटो ग्रासो डो सुल, तो ये पश्चिम भाग है। तो पश्चिम भाग में चलो, कारण क्या है, कोई एक ही प्रदेश के ऊपर जनसंख्या का अधिक केंद्रीकरण न हो जाए, इसीलिए देश की जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। इसीलिए ये ऐसे नारे लगा के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में भी एक नारा है, आपको मालूम है कौन सा नारा है? भारत में गांव की ओर चलो, गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर गांव को समृद्ध करना है। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर चलो, ऐसा ब्राजील में प्रोत्साहन दिया। कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होना चाहिए, जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, देश में स्थिर जनसंख्या वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये ऐसा
कदम उठाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, लोग गांव में रहते हैं, खुशहाली रहते हैं। ये पश्चिम की ओर का अमेज़न नदी का पठारी प्रदेश है। अब हम देखेंगे भारत और ब्राज़ील के तुलनात्मक जो अभ्यास हमने देखा है कि भारत और ब्राज़ील के तुलनात्मक नगरीकरण, भारत और ब्राज़ील के तुलनात्मक नगरीकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत तथा ब्राज़ील, तो भारत में केंद्रीकरण कहाँ हुआ है? गंगा नदी की घाटी है, समजलवायु है, वहाँ पर पानी की उपलब्धता है, उपजाऊ भूमि है ना, और यातायात का साधनों का अच्छा रोड रास्ते अच्छे वहाँ पर विकसित हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राज़ील में तथा भारत में नगरीकरण में बहुत अंतर है। ब्राज़ील में अधिक नगरीकरण है, भारत में कम है। 2011 के आंकड़े के अनुसार हम देखेंगे तो भारत का नगरीकरण मात्र 31.2%, और दूसरी ओर ब्राज़ील का 2010 में कितना है तो 84.6 अपने पाठ्यपुस्तक के अनुसार देखना है। अभी देखेंगे तो बहुत हो जाएगा, अभी तो बहुत ही है, ये आपको देखना है। क्योंकि 1961 से लेकर 11 तक 50 वर्षों के कालखंड में भारत में 18% से 31.2 तक आया। यानी 50 साल में भारत में कितना वृद्धि हुई नगरीकरण में, और उसके मुकाबले ब्राज़ील में नगरीकरण की कितनी हुई? तो ब्राज़ील में नगरीकरण का 50 सालों में कुल जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर वृद्धि होती गई, और ये कालखंड में वृद्धि क्रमशः इतनी बढ़ी तो वो लगभग 85-86% तक गई। आप सैटेलाइट वाले दृश्य से निकाली हुई तस्वीर केंद्रीय अधिवास विरल अधिवास की देख सकते हैं। एक तरफ केंद्र अधिवास है, एक विरल अधिवास है। तो इसी प्रकार से ये हम देख सकते हैं। उसके बाद भारत तथा ब्राज़ील की तुलना हमने अधिवासों के आधार पर देखी। उसके सामने देखिए, आप ब्राज़ील की अमेज़न नदी को ले लीजिए और भारत की गंगा नदी को ले लीजिए। तो भारत में गंगा नदी के मुकाबले अमेज़न नदी में जलवायु चुस्त है। अमेज़न नदी में घने वन हैं, वहाँ के प्रदेश में दुर्गम प्रदेश हैं। इसीलिए इसके कारण भारत में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र अधिवास विरल प्राथमिक अच्छा, और नगरीय क्षेत्र इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है गंगा नदी के प्रदेश में। इसी प्रकार से ब्राज़ील में केंद्रीय कहाँ हुआ है तो दक्षिण पूर्वी तट, उत्तर पूर्वी तट, और भारत में दक्षिण भारत का ये शहर दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर भी अच्छी जनसंख्या निवास करने लग गई है। इसीलिए आप देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि भारत की जनसंख्या वाला प्रदेश बिहार, उड़ीसा और असम, लेकिन नगर की जनसंख्या वाला, नगर में बसने वाली जनसंख्या आपको मैं अच्छे सुंदर ऐसे घर बताऊंगा कि जो आपको चेहरे पर खुशी और वाव निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका सपनों का सुंदर घर है। भारत में गोवा में सबसे अधिक नगरीकरण निवास करता है। तो इसी प्रकार से हमने ये पाठ आज पूरा हो गया ऐसा समझना है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको स्वाध्याय का और कुछ प्रमुख मुद्दों का ऑडियो दूंगा, ऑडियो भी ध्यान से सुनिए, ये भी आपको सुनना है। ठीक से, धन्यवाद, आपका ख्याल रखिएगा।